नमस्कार। आज बात होगी 16वीं सदी के एक ऐसे हिंदी कवि की जो अपने आप में एक पहेली हैं। नाम है केशवदास। एक ही शख्सियत पर पहचान दो, एक महान कवि की और दूसरी एक बहुत बड़े विवाद की। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं केशवदास के आसपास बुने इस रहस्य को। देखिए, उनकी पहचान दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ तो वो हिंदी साहित्य के एक पूरे दौर के, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, उसके संस्थापक माने जाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें समझना इतना मुश्किल समझा गया कि उन्हें एक ऐसा नाम दे दिया गया जो सुनकर कोई भी शॉक्ड हो जाए। और अगर हमें इस कवि को वाकई समझना है तो सबसे पहले उनके उन कई उपनामों को देखना होगा जो उन्हें आलोचकों ने दिए। और मजे की बात यह है कि ये उपनाम अक्सर एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। अच्छा, तो जरा इन नामों पर गौर कीजिए। एक तरफ उन्हें कहा जा रहा है प्रवर्तक, मतलब पायनियर, भाषा का मिल्टन, और दूसरी ही तरफ कठिन काव्य का प्रेत। सोचिए, ये सारे नाम एक ही इंसान के लिए हैं। यही वो विरोधाभास है जो केशवदास को इतना दिलचस्प बना देता है। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर नगेंद्र जैसे बड़े और प्रभावशाली आलोचक केशवदास को हिंदी साहित्य के पूरे रीतिकाल का संस्थापक मानते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक पूरी साहित्यिक परंपरा की नींव रखी। रीतिकाल मतलब वो दौर जब कविता में इमोशन से ज्यादा उसकी बनावट, उसकी कलाकारी, अलंकार और छंदों के खेल पर जोर दिया जाता था। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मिश्र बंधु भाइयों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने केशवदास की भाषा पर पकड़ के तुलना सीधे महान अंग्रेजी कवि जॉन मिल्टन से कर डाली। मतलब उनकी नज़र में केशवदास भाषा के कोई साधारण कवि नहीं, बल्कि एक असाधारण शिल्पकार थे। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना, कि जिस कवि को एक पूरे युग का प्रवर्तक कहा जा रहा है, जिसे भाषा का मिल्टन बोला जा रहा है, उसे प्रेत जैसा अजीब और डरावना नाम क्यों मिला? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प ऐतिहासिक बहस भी है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था, लेकिन अगर हम अकेडमिक तौर पर देखें तो ये उपाधि सबसे पहले कवि देव की तरफ से आई थी। तो भले ही शुक्ल जी का नाम ज्यादा लिया जाता हो, पर सच तो ये है कि ये तमगा देने वाले पहले शख्स कवि देव थे। अच्छा, केशवदास की शैली इतनी अलग और मुश्किल क्यों थी, ये समझने के लिए हमें उनके जीवन के माहौल को समझना पड़ेगा। मतलब वो किस दौर में जी रहे थे और क्या काम करते थे। यही दोनों चीजें उनकी कविताओं की चाबी हैं। देखिए, उस जमाने में, खासकर रीतिकाल में, एक कवि का दरबारी कवि होना बहुत ही आम बात थी। ये एक तरह से प्रोफेशनल पोएट्स होते थे, जिन्हें राजा महाराजा अपने दरबार की शान बढ़ाने के लिए रखते थे। इनका काम सिर्फ कविता सुनाना नहीं था, बल्कि अपने राजा की तारीफ करना, दरबार का मनोरंजन करना भी था। और केशवदास भी इसी परंपरा का हिस्सा थे। वो कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि वे तो ओरछा के शाही दरबार में ऑफिशियल राजकवि थे। जाहिर है, इस पद पर रहते हुए उनकी कलम पर दरबार का असर पड़ना ही था। तो सोचिए, ये जो दरबारी माहौल था, वो आखिर किस तरह की कविता को जन्म देता होगा? क्या ये कविता आम लोगों के लिए लिखी जाती थी, या फिर कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों के लिए? जवाब मिलेगा उनकी रचनाओं में। भाई, किसी भी लेखक को समझने का सबसे अच्छा तरीका तो उसकी किताबें, उसकी रचनाएं ही होती हैं। केशवदास की जो कॉम्प्लेक्स इमेज है ना, उसके पीछे उनकी महान रचनाएं ही खड़ी हैं। ये हैं उनकी कुछ सबसे खास और सबसे जरूरी रचनाएं। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया। हर एक नाम हिंदी साहित्य में बहुत बड़े सम्मान से लिया जाता है, और हर एक किताब उनकी कहानी का एक अलग पन्ना खोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी सबसे मशहूर रचना रामचंद्रिका से। इसे एक और नाम से जाना जाता है, छंदों का अजायब घर, मतलब अ म्यूजियम ऑफ पोएटिक मीटर्स। सोचिए, ये नाम ही बता रहा है कि ये कितनी ज्यादा जटिल और कलाकारी से भरी होगी। और ये नाम उन्हें दिया था आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अब सवाल है क्यों? क्योंकि केशवदास ने इस एक अकेली किताब में इतने अलग अलग तरह के छंदों का इस्तेमाल किया, इतने ज्यादा कि ये वाकई एक म्यूजियम या कलेक्शन जैसा लगने लगा था। ये उनकी टेक्निकल स्किल का एक जबरदस्त नमूना। और अब सुनिए एक हैरान कर देने वाली बात। एक किंवदंती है, एक कहानी है,
कि ये जो इतना भारी भरकम, इतना मुश्किल महाकाव्य है, उसे केशवदास ने सिर्फ एक रात में लिख डाला था। अब आप ही सोचिए, ये उनकी प्रतिभा के बारे में क्या कहता है। कमाल है ना? अब जरा उनकी दूसरी रचनाओं को भी देखिए तो पता चलता है कि उनकी रेंज कितनी बड़ी थी। एक तरफ है विज्ञान गीता, जो एक आध्यात्मिक, एक फिलॉसफिकल किताब है, और दूसरी तरफ है कविप्रिया, जो पोएट्री के ग्रामर और अलंकारों पर एक टेक्निकल ग्रंथ है। मतलब फिलॉसफी से लेकर लिटरेचर की थ्योरी तक उन्होंने किसी भी विषय को नहीं छोड़ा। तो इस सारी बातचीत के बाद हम घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं। केशवदास आखिर थे क्या? एक जीनियस कवि या फिर एक साहित्यिक प्रेत? और सच तो यह है कि उनकी विरासत के दोनों ही पहलू बिल्कुल साफ हैं। प्रवर्तक वाली पहचान बताती है कि उन्होंने एक पूरे साहित्यिक युग की नींव रखी, भाषा के मास्टर थे। लेकिन प्रेत वाली पहचान ये दिखाती है कि वो इतने ज्यादा अकादमिक कवि थे, उनकी कविता इतनी जटिल थी कि एक आम इंसान के लिए उसे समझना लगभग नामुमकिन था। और आखिर में यही उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उनकी टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, उनका नियमों से बंधकर कविता लिखने का हुनर। वही उनकी इस विवादित पहचान की वजह भी बन गई। जिस चीज़ ने उन्हें एक मास्टर बनाया, उसी चीज़ ने उन्हें आम पढ़ने सुनने वालों से बहुत दूर कर दिया। तो केशवदास की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या महान कला का मुश्किल होना जरूरी है? क्या जो चीज़ जितनी जटिल होती है वो उतनी ही महान होती है? उनकी विरासत आज भी हमें इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।